डियर स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस एसक्यू सीरीज प्रैक्टिस सेट 3 को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप लोग सेट 1 सेट 2 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये है एसक्यू सीरीज मतलब 2 मार्क्स एसक्यू सीरीज। ओके, ये है सेट 3। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सेट 1 एंड सेट 2 को पहले देखिए, उसके बाद सेट 3 को देखिए। ओके, तो अगर आप लोग वो दोनों सेट पहले देख लेते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एसक्यूज रिलेटेड। ओके, 2 मार्क्स एसक्यूज रिलेटेड। ओके, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में अच्छी तरह से एसक्यूज को समझ पाएंगे और फटाफट से आंसर कर पाएंगे और पूरा का पूरा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एसक्यू सीरीज प्रैक्टिस सेट 3। देखिए यहाँ पे ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 12 क्वेश्चंस ईच इन 2-3 सेंटेंसेस आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, 17 क्वेश्चन में से आप लोगों को आंसर कितने का करना पड़ेगा? 12 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो ये जो एसक्यूज है, एसक्यूज जो है वो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 मार्क्स एसक्यूज है। ये एसक्यूज कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स एसक्यूज हैं। ओके, तो आप देख पा रहे हैं 2 × 12 = 24। तो इस ग्रुप सी में ये एसक्यूज में आप लोगों को 24 मार्क्स मिलेंगे। ओके, हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो अगर आप लोग सेट 1 सेट 2 को देखें तो यस, आप लोगों को नहीं समझना क्योंकि पहले से आप लोग समझ चुके हैं। अब शुरू करते हैं। और ये जो आंसर सब लिखना पड़ेगा 2-3 सेंटेंसेस में लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द 2 रिफ्लेक्स एक्शंस। यहां पर 2 रिफ्लेक्स एक्शन है, 2 रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल है। क्या है? नेमली स्नीजिंग छींकना, कफिंग खांसना। ओके, इन अवॉइडिंग डेंजर। और ये दोनों चीज क्या है? जो हमारे डेंजरनेस, जो हमारे हेल्थ में जो डेंजर है उस डेंजर को जो है अवॉइड करता है, उस डेंजर को रोकता है। तो कह रहा है क्या? जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को, इस लाइन को जो है जस्टिफाई करने के, या सही है ये लाइन। तो अब देखिए यहाँ पे स्नीजिंग छींकना, छींक कब आती है? जब हमारे नाक में, नोज में या फिर जो एयर पाइप है उसमें अगर कुछ चीज बाहर से अनवांटेड चीजें अगर दाखिल हो जाते हैं, अनवांटेड चीजें अगर इंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं तो हमें छींक आती है। तो अनवांटेड चीज के हमारे लिए नुकसान है, डेंजर है, तो इसलिए निकालना जरूरी है। तो इसलिए ये मतलब ये जस्टिफाई हो गया। अब कफिंग, कफिंग मतलब जब गले में कुछ अनवांटेड चीजें घुस जाते हैं तो हम लोग को क्या आते हैं? खांसी आती है। एक हम लोग को जो लंग्स है वहां से जो है बहुत ही तेजी से जो है एयर प्रेशर होता है और हम लोग खांसते हैं। तो वो जो भी चीजें हैं, बैक्टीरिया वायरस जो भी है या फिर अनवांटेड चीजें हैं वो निकल जाते हैं। तो ये दोनों क्या है? हम लोग के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है ये रिफ्लेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज द जिबेलिन हार्मोन कॉज द सीड्स टू जर्मिनेट। तो ये जेबलिन जो हार्मोन है, जो प्लांट नेचर हार्मोन है, ये कॉज है, क्या है? सीड्स टू जर्मिनेट, सीड्स को जर्मिनेट करता है। एंड द प्लांट्स टू ग्रो इन हाइट, और प्लांट्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं हाइट में। तो आप लोगों को पता है कि ये जो है सीड को जर्मिनेट करता है। किस तरह से करते हैं? तो जल्दी से जो है उसको, उससे अंकुर आ जाते हैं, मतलब नए पौधे जो है बनने की सलाहियत हो जाती है। और प्लांट्स टू ग्रो इन हाइट, हाइट में उसको इंक्रीज करता है। तो आप लोग बुक में पढ़े होंगे अच्छी तरह से, यहाँ पर हिंट दे रहा हूं मैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट वन इन्फ्लुएंस ईच ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन ऑन द हार्ट एंड आरबीसी। तो कह रहा है कि इन्फ्लुएंस लिखना है। किसका इन्फ्लुएंस लिखना है? थायरोक्सिन हार्मोन का। ओके, और किस लिए इन्फ्लुएंस करता है, किस चीज पर इन्फ्लुएंस करता है? हार्ट एंड आरबीसी। तो ये क्या करता है? ये हम लोग के जो हार्ट रेट है उसको इंक्रीज कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और क्या करता है? देखिए आरबीसी, आरबीसी की जो है डेवलपमेंट होती है। इससे क्या होता है? इस हार्मोन से आरबीसी की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, एक्सप्लेन द फ्लोइंग 2 टर्म्स। 2 टर्म्स दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। गैंग्लिया या गेलिया भी कहते हैं इसको, और सिनेप्स। देखिए आप लोगों की लाइफ साइंस जो बुक है उसमें 2 सिनेप्स है, एक है सिनेप्सिस और एक है सिनेप्स। तो सिनेप्स मैं बता देता हूं, ये आप लोगों को पता होगा। गैंग्लिया ये किस चैप्टर में मिलेगा? वो नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में मिलेगा। ओके, रिस्पॉन्स एंड नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है, चैप्टर 1 में जो 4 पार्ट है उसमें मिलेगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पे। तो मैं ये बता देता हूँ सिनेप्स क्या है। जब एक न्यूरॉन के जो पार्ट्स दूसरे न्यूरॉन के पार्ट्स के साथ कनेक्ट होते हैं और इंपल्स को सेंड करते हैं तो उसी को बोलते हैं सिनेप्स। ओके, कनेक्ट जो होते हैं एक न्यूरॉन के पार्ट दूसरे के साथ, एक्सॉन डेंड्रोन जो कनेक्ट होते हैं दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन डेंड्रोन के साथ, तो उस कनेक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। और ये आप लोग कमेंट बताइए ये क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 फीचर्स ऑफ एमायोटिक
एमाटोटिक सेल डिवीजन, एमाटोटिक सेल डिवीजन के दो फीचर्स बताना है, फीचर्स इन द सेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, नेचर। तो एमाटोसिस, अब देखिए ये सबसे सिंपल तरीका है, सेल डिवीजन का सबसे सिंपल मेथड है, और ये क्या होता है, बैक्टीरियाज में होता है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, इसमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं, इसीलिए तो इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी टू फेनोमेना ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज क्या है, सेल साइकिल का एक फेज है इंटरफेज, तो इंटरफेज का और एक फेज है G1, G2, इस तरह से S है, S2 है, S1 है, इस तरह से फेज आप लोग देखे होंगे। तो अब बताइए कि जो G1 फेज है, सेल डिवीजन चैप्टर में मिलेगा आप लोगों को, तो G1 फेज में क्या हो रहा है इंटरफेज का, और वो जो G1 फेज है उसमें जो है क्या हो रहा है, क्या फेनोमेना, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो वो आप लोगों को लिखना है, बुक में इजीली मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं यहाँ पर मॉडल आप लोगों को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा। तो फ्रैगमेंटेशन क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, बहुत सारे मेथड होंगे, रीजनरेशन है, उसके बाद बडिंग है, मल्टीफिशन है, बाइनरी फिशन है, इस तरह के मेथड्स होंगे। तो उनमें से एक मेथड है, जो प्लांट में होता है वो है फ्रैगमेंटेशन। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा, जो एक अलगी प्लांट है, ओके। तो उसमें कोई हादसा से, हवा की वजह से, हवा की स्पीड ज़्यादा होने से, वो टूट जाने से हर पत्ता से, उस स्पाइरोगाइरा के हर पत्ता से अलग अलग प्लांट्स पैदा हो जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बढ़ जाना, टुकड़ा हो जाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग एंड अरेंजिंग अ मैरिज। मैरिज अरेंजिंग करने में जो है जेनेटिक काउंसलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों को पता है जेनेटिक काउंसलिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब थैलासीमिया होने का जो है चांस होता है। उस वक्त क्या करेंगे हम, शादी होने से पहले जो है बॉयज एंड गर्ल्स का जो है उसका टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट किया जाता है। अगर दोनों में कोई ट्रेसेस पाए जाते हैं थैलासीमिया के, तो दोनों में से किसी एक में तो है वो जो है उसमें मैरिज नहीं की जाती है, ओके। यही कॉन्सेप्ट है जेनेटिक काउंसलिंग। तो कह रहा है उससे क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, उससे इंपॉर्टेंस ये है कि हमको ये आइडिया हो जाता है कि बीमारी होने वाला है या नहीं, हमको ये पता चल जाता है। उसके बाद और क्या होता है, अगर बीमारी है भी तो हमको ये भी पता चल जाता है कि वो बीमारी किस कदर जो है डेंजर है, थोड़ा बहुत है या ज़्यादा है, या एक्सट्रीम लेवल पे है या लो लेवल पे है, वो हम लोग को आइडिया हो जाता है, ओके। तो और एक काम क्या क्या आता है इसमें, काउंसलिंग। तो काउंसलिंग से आप लोगों को समझ में आता है, जिसमें एडवाइस दिया जाता है, इसमें जो है एडवाइस भी दी जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो जेनेटिक डिजीज से हम लोग को बचाते हैं। तो कह सकते हैं कि जेनेटिक डिजीज से जो है हमको जेनेटिक काउंसलिंग से हम बच सकते हैं, कि अगर जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं तो हम जो भी जेनेटिक डिजीज होने वाले हैं फ्यूचर में, तो उससे हम बच सकते हैं। और कैसे बचे ये भी उसमें दिखाया जाता है। तो हम बता दिए बहुत सारे, तो आप लोगों को लिखना है, 2 लिखना है क्योंकि 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट टू रीजंस बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हेरिडिटी पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। क्या रीजन, राइट टू रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट के चुनने में क्या रीजन होंगे मेंडल के पास। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए, हेरिडिटी एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वो बहुत जरूरी है, वो प्लांट जो है बहुत बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट प्लांट है। और एक बात, और ये जो प्लांट है वो 1 साल में हो जाता है, और इसको आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं गार्डन में। तो बहुत सारे रीजन आप लोग पढ़े होंगे हेरिडिटी चैप्टर में, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आई थिंक। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जज विथ रीजन the probability of what percentage of the children born to a colorblind father and a completely normal mother would be colorblind। तो कह रहा है जज विद द रीजन भी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंटेज जो है चिल्ड्रन को बोर्न टू आ कलर ब्लाइंड होंगे, वो कलर ब्लाइंड कितने चिल्ड्रन को, कितने परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी है होने की, क्या कलर ब्लाइंड उनके बच्चों को। तो उनके माँ बाप की नेचर कैसे हैं, फादर कलर ब्लाइंड फादर है, फादर जो है कलर ब्लाइंड बीमारी हुई है, एंड कम्प्लीटली नॉर्मल मदर, और उसकी जो मदर है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है।
तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा होंगे, जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, उनमें कितने परसेंटेज को बीमारी होगी। ओके, चिल्ड्रन बोला है, बॉयज हो या फिर गर्ल्स हो। ओके, तो ये जो है कैसे होंगे, नेचर क्या होगी, कितने परसेंटेज होंगे। आई होप आप लोग अगर बुक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आइडिया होगा कि उसमें अलग अलग क्रॉस करके दिखाया गया है कि क्या नेचर होने से, कौन नॉर्मल, कौन कैरियर होने से जो है बीमारी होगी या नहीं होगी, सारी डिटेल्स बुक में हैं। तो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप लोग समझ लिए, बुक में देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एन इनहेरेंट ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिप्रोडक्शन, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज इन अ proportion, justify the validity of the statement with the two proper example। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म्स में ये ट्रेट होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाए। ये किसने दिया था, ये डार्विन ने दिया था। उस कॉन्सेप्ट से दो जो है यहाँ बताना है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म ये चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जनरेशन पैदा करे, ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग पैदा करे, औलाद पैदा करे, लेकिन सारे के सारे जो है जिंदा नहीं रहते, किसी वजह से मर जाते हैं। कोई दूसरे जानवर उसको खा लेते हैं या फिर बीमारी से मर जाते हैं, कोई ना कोई हादसा की वजह मर जाते हैं, कुछ ही बचते हैं। तो ये डार्विन ने बताया गया, उससे उसके हिसाब से यहाँ लिखना है। दो एग्जाम्पल भी देना है, जैसे मैंने बताया उस वहाँ पर पढ़े होंगे आप लोग हाथी के बारे में, उसके बाद हनी बीज जो है, उसके बाद फिश का भी एग्जाम्पल दिया है। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ डू वर्कर बीज कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द अदर वर्कर बीज ऑफ द हिव व्हेन दे स्पॉट एनी सोर्स ऑफ फूड। कहता है किस तरह से वर्कर बीज कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन, टू द अदर वर्कर बीज को शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बताते हैं ऑफ द हिव में जो और वर्कर बीज रहते हैं। कब, व्हेन दे स्पॉट एनी सोर्स ऑफ फूड, जब उनको सोर्स ऑफ फूड मिल जाता है, उसकी जगह मिल जाती है, किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है, सारी डिटेल कितनी दूरी पर है, सारी डिटेल जब पता चलता है तो वो आके बताते हैं। किसको बताते हैं, ऑलरेडी जो हिव में बहुत सारे हनी बीज है तो उनको बताते हैं किस तरफ है, कितनी दूर है, किस तरह का रस है, तो सारी चीज़ बताते हैं। कैसे बताते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, एक बहुत अच्छे डांस करते हैं वो लोग, उस डांस का नाम क्या है, वोगल डांस। कौन सी डांस, वोगल डांस। ओके, तो वोगल डांस क्या है, जो 8 की तरफ होता है। तो इस डांस से जो है वो बता देते हैं, और इस डांस से जो है पता कर लेते हैं बाकी वर्कर बीज के कितनी दूरी पे हैं वो, और किधर से जाना है, किस डायरेक्शन में है। ओके, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ है, तो पूरी डिटेल इससे पता चल जाता है। इस डांस से ही पता चलता है, उन लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, इस डांस से जो है पता चल जाता है। किनको, ऑलरेडी जो हिव में सत्ता में जो भी वर्कर बीज है। ओके, अब ये समझते ही वो लोग निकल जाते हैं रस को लाने में। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय नेचर सिलेक्शन। ये आप लोग को पता होगा कि ये डार्विन के मुताबिक नेचर सिलेक्शन क्या है। आप लोगों को पता है कि जो जानदार में ये काबिलियत होती है इस माहौल के साथ एडजस्ट करने का, उसमें जो स्ट्रगल कर पाते हैं दुनिया में रहने के लिए, माहौल के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ, तो वही जिंदा रह पाते हैं। जो स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं वो इस दुनिया से जो है फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, जिसको बोलता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसका कॉन्सेप्ट जो दिया था वो हार्वर्ड स्मिथ ने दिया था, लेकिन नेचर सिलेक्शन को किसने दिया था, डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन है 14, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड, मेंशन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस। कह रहा है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम बताया गया है कि एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड वो जमीनें, वो एरिया जहां पर सालों भर पानी जमा रहता है, पानी स्टोर रहता है, तो वो पॉपुलेशन बढ़ने से वो डिस्ट्रक्शन होता है, वो बर्बाद हो जाए, वो जमीन जो है खत्म हो जाती है। तो मेंशन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, अगर ये वेटलैंड खत्म हो जाए तो क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। एक तो वो जमीन बर्बाद होता है, तो उस जमीन पर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ओके, माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, तो वो मर जाएंगे, जिससे बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। और एक रीजन क्या है, ये जो वेटलैंड है वो हम लोग के लिए नेचर किडनी है, ये नेचर किडनी मतलब नेचुरल किडनी है, ये हमारे अर्थ के लिए किडनी के तौर पर काम करता है, जैसे हमारे बॉडी में फिल्टर करता है किडनी, तो उस तरह से ये नेचर के लिए किडनी का काम करता है। कौन, वेटलैंड जमीन के लिए किडनी के तौर पर काम करता है, जो
जो वाटर साइकिल को बैलेंस रखता है, तो ये क्या होगा, डिसरप्ट हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। तो 2 महीने बता दिया, आप लोग अच्छी तरह से बुक में पढ़े होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 15 देखिए, इन्वेजन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज कॉजेस रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी, establish the validity of this statement with 2 examples with reference to India। कह रहा है कि पहले यहाँ पर समझना होगा एक्सोटिक स्पीसीज क्या है। सबसे पहले यहाँ पर क्या समझना होगा, एक्सोटिक स्पीसीज क्या है, वो स्पीसीज जो किसी बाहरी कंट्री से लाया गया है किसी हमारे कंट्री में, तो उसको बोलते हैं एक्सोटिक स्पीसीज। वो एक स्पीसीज हो गया हमारे लिए क्या है, एक्सोटिक, जो बाहर देश से लाया गया है यहाँ पे, या किसी और इकोसिस्टम हमारे इकोसिस्टम में लाया गया है, तो उससे क्या होगा, रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम लोग की यहाँ पर जो भी ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी है उनको नुकसान पहुंचता है, तो आप इसको बताना है क्यों, कैसे। Establish validity of this statement with the 2 examples with reference to India। अब देखिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, दूसरा आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे कि होता है जलकुंभी, आप लोग देखे होंगे जो तालाब में होते हैं, जिसको वाटर राइट्स बोलते हैं, वो क्या है, वो अमेरिका से लाया गया था, तो वो अंग्रेज लोग लेके आए थे। तो वो क्या है, वो दूसरे देश से लाए गए थे, अंग्रेज लोग लेके आए थे, क्या करने के लिए, तालाब की, पॉन्ड की या गार्डन में जो भी तालाब है उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, नज़ारा ब्यूटीफुल सीन के लिए लाया गया था। तो वो प्लान, उस प्लान ने क्या किया, सारे तालाब को ढक लिया, कवर कर लिया। आप लोग देखोगे जिस जो जहाँ पे वो अगर होता है तो पूरे तालाब को ढक देता है। तो ढक देने की वजह से क्या होता है, सनलाइट अंदर तक पहुँच नहीं पाते हैं, जो भी एनिमल है, जो भी अंदर प्लांट है पानी के अंदर, उनको सनलाइट मिलते नहीं है, जिसको नुकसान होता है। और पूरे ऑक्सीजन को, क्योंकि ऊपर रहता है, पूरे ऑक्सीजन को सॉक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी एनिमल्स के लिए, बाकी प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन बचता ही नहीं है। तो ये बाकी जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे तालाब में थे, जो भी प्लांट्स थे, जो भी एनिमल्स थे, जो भी माइक्रोब थे, उनके लिए नुकसान हो गया ये, क्योंकि एक बाहरी जो एक्सोटिक स्पीसीज को लाने की वजह से ऐसा हो गया। तो इस तरह से देखो पेचीदा वे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट द नेम्स ऑफ वन इंडेंजर्ड, ये बहुत ईजी सवाल है। इंडेंजर्ड एनी प्लांट का नाम बताना है, एंड वन इंडेंजर्ड एनिमल जो खतरे में पड़ गया है, स्पीसीज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आप लोगों को पता है इंडिया में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, टोटल है 4, तो इनमें से एक का नाम दे दिया गया है ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इस हॉटस्पॉट से जो है यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, एक इंडेंजर्ड प्लांट का और एक इंडेंजर्ड एनिमल का। ओके, तो आप लोग कमेंट में बताइए, इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, राइट वन रोल ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या रोल है, एक रोल बताना है। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, किसी एरिया में वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं उनको सरकारी लोग, सरकार के लोग, अफसर लोग और वहां के लोकल लोग दोनों मिलजुल कर करते हैं, जिससे क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इजीली जो है आसान तरीके से उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, तहफूज कर सकते हैं, बचा सकते हैं लॉस होने से। ओके, एक रोल हो गया, क्योंकि लोकल लोग इसलिए शामिल हैं क्योंकि लोकल लोग ज़्यादा जानते हैं वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और अफसर लोग तो नहीं जानेंगे, कम जानेंगे। तो दोनों अगर मिलजुल करेंगे तो इजीली हम उसको आसानी से बहुत ही अच्छी तरीके से कम खर्चे में उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको तहफूज कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, लॉस होने से रोक सकते हैं। ये तो बता दिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, दैट मीन्स JFM। एंड और एक चीज है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जिसको बोलता है PBR। तो एक PBR का भी रूल बताना है, इच फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस रजिस्टर से हमको पता हो जाता है किस बायोडाइवर्सिटी को, किस एनिमल्स को, किस प्लांट को क्या खतरा है, क्या डेंजर है, और कौन खतरे में है, जो कौन बहुत ही जल्दी मिटने वाला है, खत्म होने वाला है। तो इस रजिस्टर से हमको पता चलता है, क्योंकि इस रजिस्टर में क्या करते हैं, सारे बायोडाइवर्सिटी के, एनिमल के, प्लांट के, उसमें पूरा नाम इसमें रजिस्टर होता है, और उस रजिस्टर में उसको क्या खतरा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उनकी खसूसियत, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे उस रजिस्टर में जो है पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में वहाँ पर दर्ज होता है। तो जिससे पता चल जाता है कि इस जानवर को ये खतरा, उस प्राण को ये खतरा है, और उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं, सारी डिटेल हमको पता चल जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट 3 है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और आप लोगों को आइडिया हो गया कि SQs 2 मार्क्स के SQ जो है कैसे पूछा जा सकता है। ओके।